Hello students, today we will start class 10 subject mathematics, the first chapter real number of unit number system, and today we will take only look on just real numbers and a small introduction of Euclid's lemma. I know that this is now deleted in your current syllabus, but we will discuss it in a short video that what is Euclid's lemma and Euclid's algorithm. Okay, so before starting we will start with the real number. So as in your primary classes you have studied natural numbers, right? Natural numbers, integers, fractions, whole numbers, decimals, rationals, right? Now in class 9 you have studied irrational also. Okay, so after completing and reaching to this point irrational, this completes the family of real number. This is what a larger family in which there are members like natural number, integers, fractions, whole number, decimals, rationals and irrational. You can just separate this. This is a very different kind special member, and this is rational number, and in the rational number these all includes, right? These natural integer, fractions, whole numbers and decimals are what? Rational number. Okay, once again I am giving you the clearance that these all are member of rational number. This is another different member. Okay, so mainly there are two member of real number system. One is rational, अनदर इज इरेशनल. इसको आप एक फैमिली की तरह समझ सकते हो कि द सबसे वहां पर लार्जर मेंबर क्या है? रियल नंबर्स. वहां से दो मेंबर्स होंगे, एक रेशनल होगा एक इरेशनल. बाकी जो है ये दो फैमिली, ये एक लार्जर फैमिली बन गई. ठीक है, उसमें दो फैमिली स्मॉल स्मॉल है. आप इसको ग्रैंडफादर कह सकते हो जस्ट इन ए फन वे. और ग्रैंडफादर के कितने सन हैं? दो, F1 और F2. F2 इज डिफरेंट काइंड ऑफ, एंड F1 का क्या है? F1 की फैमिली में भी ढेर सारे मेंबर्स हैं, नेचुरल इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, होल नंबर एंड डेसिमल्स. F2 की फैमिली में कोई नहीं है. F2 ऑलरेडी एक फैमिली है. इसका डिस्कशन क्लास 9 में आपने किया होगा, हम कर लेंगे इसका डिस्कशन. ओके, सो मेनली इन रियल नंबर देयर इज ओनली टू पार्ट. So you can write collection of rational and collection of rational numbers and irrational numbers. Irrational numbers are known as very important real number, right? Collection of rational numbers and irrational numbers are known as real numbers. Means रेशनल और इरेशनल दोनों को एक साथ आप कलेक्ट कर लोगे तो पूरा जो आपका कलेक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे? रियल नंबर्स. तो रियल नंबर को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, तो इसमें रेशनल हो जाएगा क्यू और इरेशनल हो जाएगा, इरेशनल को आर माइनस क्यू हम बोलते हैं. क्यों? क्योंकि रियल में से जो रेशनल नहीं होंगे वो क्या होंगे? इरेशनल. मतलब रियल में से रेशनल हटा दो, बचा क्या? इरेशनल, राइट? मैथ में भी देखो माइनस क्यू प्लस क्यू से कैंसिल आर आ जाएगा. ओके, स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करें, स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर, तो आप एक सिंपल सा डेफिनेशन लर्न करोगे. all numbers whose square is non-negative, right, is
are known as real numbers. नॉन नेगेटिव मीन्स जीरो हो सकता है बट वहां पे सॉरी राइट है, स्क्वायर यहाँ पर करना है ना, राइट। तो वो सारे नंबर जिनका स्क्वायर करने पर हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर आए, नॉन नेगेटिव यहाँ पे हमने डायरेक्ट पॉजिटिव क्या, आप कहोगे कि सर नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव, नो, वहां पर जीरो मिस हो जाएगा क्योंकि जीरो न तो पॉजिटिव होता है न तो नेगेटिव। तो हम जीरो का स्क्वायर करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो एक रियल नंबर वहां पे होगा। अगर हम अपने डेफिनेशन में यहाँ अगर लिख दें डायरेक्ट नॉन नेगेटिव को पॉजिटिव, राइट, तो जीरो का स्क्वायर जीरो आया। अब ये जीरो क्या है, पॉजिटिव नहीं है, नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, तो यहाँ से हमारा ये रियल नंबर नहीं होगा। तो उस वजह से हम उस रिस्ट्रिक्शन की वजह से यहाँ क्या लिखते हैं, नॉन नेगेटिव, जो नेगेटिव ना हो बाकी कुछ भी हो, राइट। तो ये क्या है, जीरो भी रियल नंबर हो जाएगा, बाकी सारे नंबर जिनका स्क्वायर करने पर क्या आ जाए, यहाँ पे +2 आएगा, राइट, तो उसको रियल नंबर बोलेंगे। ओके, ये डेफिनेशन आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन याद रखोगे, जिसका स्क्वायर करने पर हमेशा क्या है, नॉन नेगेटिव आए तो वो रियल नंबर होगा। ओके, आफ्टर नोटिंग दिस we will move toward the, I know that you know very well the definition of rationals and irrationals. In the form of rational means what, rational is what, all numbers of type m by n where m and both are integers and n is not equal to 0. You will say sir ये क्या है, it is an idea to write the rational numbers, right, कि इसको हमने डिफाइन किया है कि हम उस m अपॉन n टाइप का होगा और mn क्या है, इंटीजर है, और n जीरो नहीं होगा डिनोमिनेटर, राइट। और इरेशनल नंबर का डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा, ऑल नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर नोन एज व्हाट, इरेशनल numbers. Okay, so I'm just summing up this and moving towards your topic, Euclid's lemma. Euclid's lemma. Before starting this topic, Euclid's lemma, this I want to inform you that this part is deleted, I think, in your current syllabus, but this is deleted only for the examination perspective. If you want to know, then you should know what is Euclid's lemma, what is algorithm, Euclid's algorithm, why it is introduced, and from where it has came, right? So this is Euclid's lemma. Before that, we will take a look on lemma, right? What is lemma? Lemma means like a theorem, you know, corollary, other words you have just use in mathematics. So lemma is what? Lemma is already proven statement. Proven statement use proven statement which is used to prove another statement या theorems, right? ये ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट्स होते हैं जिसका यूज हम करते हैं आगे, लाइक ढेर सारे आपके लेमा मिलेंगे। तो यहाँ पर यूक्लिड्स लेमा हम पढ़ेंगे, राइट। यूक्लिड्स लेमा, व्हाट, व्हाई, बिकॉज दिस लेमा is proposed by mathematician astronomers Euclides. You can just read about the great mathematician Euclid, his contribution to the mathematics and in astronomy is large, so you can go and search for Euclids, not on the Google. You should go and search for the books related to the Euclids. He has
written one book, name is the element, in which he gave all the axioms, propositions, postulates, and other things of base of mathematics. Right? He has Euclid has contributed a lot in geometry part. Right? In geometrical part of mathematics, he has contributed a lot. So if you are interested, I am suggesting you that just go and read about the Euclids. Okay, so we are coming to the point, Euclid's lemma. First, we will take a look on statement. What is Euclid's lemma? So far, any two positive integers, two positive integers a and b, there exist whole numbers q and r such that a is equal to bq plus r, where r is what? R is greater than or equal to 0 and less than a. Right? Sorry, b. So just take a look. What is Euclid's lemma? For any two positive integer a and b, दो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे a and b, तो उसके लिए हमें दो होल नंबर मिलेंगे q and r. होल नंबर आप इजीली जानते हो, जीरो से स्टार्ट होगा. उसमें होगा क्या? a इज इक्वल टू, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक नंबर a को एक्सप्रेस कर सकते हैं मल्टीपल ऑफ b एंड q प्लस सम ऑफ r. राइट? a इज इक्वल टू bq प्लस r, जहां r हमेशा क्या होगा? आइदर जीरो और ग्रेटर देन जीरो होगा, और b से स्ट्रिक्टली लेस देन होगा. b से हमेशा r क्या होगा? छोटा होगा. डोंट बी पैनिक, जस्ट दिस इज व्हाट आप इसे बचपन में लिखते हो. डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. अब आप कहोगे सर ये तो काफी पुराना है. बिल्कुल सेम यही चीज है जिसको यूक्लिड्स ने प्रपोज किया. इसे बाद में आप इस रिस्ट्रिक्शन को हटा सकते हो, पॉजिटिव इंटीजर्स को यहाँ पे नेगेटिव भी कर सकते हो, बट एट आवर लेवल वी विल नॉट गो ऑन दैट पोर्शन. हम यहाँ पॉजिटिव ही लेंगे. सो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेंगे. सो ए एंड बी पॉजिटिव है, क्यू एंड आर होल नंबर है, तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. ये वही है, डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. एंड यू नो वेरी वेल दैट रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर. जब हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, तो यहाँ पर 3 है, सपोज करो 15 है, तो 4 3 जा 12 3. इसे हम हमेशा देखते हैं कि ये जो है 4 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए. अगर बड़ा होगा या इक्वल भी हो जाएगा तो वन टाइम चला जाएगा, तो वो रॉन्ग हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे? रिमाइंडर हमेशा क्या होता है? इससे छोटा होता है. अगर कंप्लीटली डिविजिबल हो गया 4 जा 16, तो रिमाइंडर कितना आ जाता है? 0. तो या तो 0 से कभी तो छोटा आता नहीं निगेटिव, तो या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, बट हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा. सो इसको अगर इससे कनेक्ट करके लिखोगे तो आपको ये स्टेटमेंट याद रहेगा दैट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. So this is Euclid's lemma. For any two positive integers a and b, there exist two whole numbers q and r such that a is equal to bq plus r. Right? इसका यूज क्या है वो आगे हम पढ़ेंगे. इसका कन्वर्जन है यूक्लिड्स एल्गोरिदम में. राइट? जब यूक्लिड्स का एल्गोरिदम यहाँ पर हम मेंशन करेंगे, यूक्लिड्स के एल्गोरिदम में, एल्गोरिदम बिफोर starting Euclid's algorithm, if you will think sir what is algorithm, so algorithm is a digital formula, आप ये कह सकते हो computerized formula, or you can say a step to find out any solution. कोई steps जो होता है उसको बोलते हैं algorithm. राइट? तो यहाँ पे हम यूक्लिड्स का एल्गोरिदम डिफाइन करेंगे. तो आखिर यूक्लिड्स का एल्गोरिदम का मेन एप्लीकेशन जो है, जो मेन एप्लीकेशन है, the main application of Euclid's algorithm
is what? Euclid's lemma is what? To find HCF of numbers, right? HCF फाइंड आउट करने के लिए यूक्लिड्स का लेमा मोस्टली यूज किया गया उस समय. सो बाद में जाके इसके बहुत ब्रॉडर और एक्सप्लेनेशंस हुए, इस रिस्ट्रिक्शन को हटाया गया तो और यूज इसका एक्सटेंड कर गया. बट यहाँ पर हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स एल्गोरिदम, राइट? यूक्लिड्स algorithm. If you want to write what is algorithm, so algorithm is a step to solve any problem, right? तो यहाँ पर हम स्टेप फर्स्ट लिखेंगे. आपको दो नंबर्स हमेशा दिए रहेंगे, दो या दो से ज्यादा एचसीएफ लेने के लिए. सो यू विल राइट व्हाट? चूज टू नंबर्स ए एंड बी. तो वहां पर होगा क्या? या तो ए बी से छोटा होगा, या तो वेयर ए इज लेस देन बी और बी इज लेस देन ए. ठीक है, दोनों में से कोई छोटा बड़ा होगा. स्टेप 2 में आप करेंगे क्या? स्टेप 2 में अब यहाँ पर जो छोटा होगा वो आपका डिवाइजर हो जाएगा. आप स्टेप 2 में क्या करोगे? ए इज, हम यहाँ पर एक कंडीशन को लेके चलते हैं, आप दूसरे को सॉल्व कर लेंगे. आई एम टेकिंग ए इज लेस देन बी, राइट? सो स्टेप 2 में क्या करेंगे? ए इज, मैं आपको थोड़ा ऐसा एक्सप्लेन करके लिख रहा हूँ. ए इज डिवाइजर, बी इज डिवाइडेंड. जो बड़ा होगा वो डिवाइडेंड हो जाएगा और छोटा वाला डिवाइजर हो जाएगा. उसका मतलब क्या हुआ कि हम डिवाइडेंड को इस तरह से लिखेंगे, b इज इक्वल टू यहाँ पर ए क्यू प्लस आर. आप कहोगे सर स्टेटमेंट डिफर हो गया. दीज आर ओनली लेटर्स, आप इसको रिवर्स कर दो, कोई दिक्कत नहीं. यहाँ ए इज लेस देन बी था तो ए इज ग्रेटर देन बी कर दो. देखो ए बड़ा हो गया तो ए को डिवाइडेंड बना दो, यहाँ बी को डिवाइजर. तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ये एकदम सिंपल फार्मूले जैसा बनेगा. ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. तो यहाँ एक्स वाई बी क्यू कुछ भी आप लिखो, नो मैटर. सो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. अब यहाँ पर होगा क्या? आपका आर जो होगा वो फिर ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन डिवाइजर बी से छोटा होगा. अब देखो जब हम करेंगे डिवीजन तो वहाँ यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा. स्टेप 3 में करेंगे क्या? हम एचसीएफ फाइंड करने के लिए एल्गोरिदम का स्टेप लिख रहे हैं. पहले स्टेप में हम चेक करेंगे कि कौन नंबर छोटा है कौन बड़ा है, वहां से हम कंफर्म करेंगे एक डिवाइजर बनेगा एक डिवाइडेंड. दूसरे स्टेप में हम करेंगे क्या? उसे डिवाइड करेंगे तो इस फॉर्म में लिखेंगे a इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ b प्लस जो आएगा बचेगा वो r हमेशा b से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा. अब देखो सेकेंड स्टेप में जो आपका रिमाइंडर होगा वो आपका डिवाइजर बन जाएगा, राइट? और जो डिवाइजर होगा वो डिवाइडेंड, b यहाँ आ जाएगा और r यहाँ आर क्यू प्लस यहाँ पे एक नया रिमाइंडर आ जाएगा प्लस R1, राइट? b यहाँ आ गया, r यहाँ आ गया. तो अब यहाँ R1 क्या होगा? हमेशा रिमाइंडर है 0 से बड़ा होगा या 0 होगा और हमेशा r से छोटा होगा. स्टेप 3 में क्या होगा? 4th में अगर ये R1 0 नहीं है तो अब यहाँ लिखोगे इफ R1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर हम स्टार्ट करेंगे डिवीजन. फिर R आपका क्या हो जाएगा? ये वाला डिवाइजर डिवाइडेंड हो जाएगा और ये R1 इंटू क्यू, आप इसे 1 कर सकते हो Q2 क्योंकि क्वोशेंट बदलता रहेगा कुछ अलग अलग, प्लस R2 एंड सो ऑन. इस तरह से हम करते चले जाएंगे. कब तक करेंगे? जैसे ही ये 0 होगा रिमाइंडर, राइट? आप यहीं पर लिख लो इफ R2 इज इक्वल टू 0, R2 क्या हो गया? 0. तो तुरंत हम इस डिवाइजर को R1 देन यहीं लिख लो देन R1 इज HCF, राइट? जैसे ही रिमाइंडर 0 हुआ उस डिवाइजर को हम क्या बोल देंगे? वो HCF होगा. ये स्टेप ये न्यू नहीं है, आप पहले इसे नोट कर लो. मैं एक एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ. यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट, सो वी विल डू वन एग्जांपल, राइट? सो
क्वेश्चन है फाइंड HCF ऑफ 5 एंड 45। आपको पता है ये 5 आएगा, हम चेंज कर लेते हैं 42 कर लेते हैं, राइट। 1 मिनट, 45 ही रहने देते हैं। ओके, सो सॉल्यूशन में कैसे करेंगे हम, देखो बेसिक हम करते कैसे थे, 5 45 को डिवाइड करते थे, 5 9 या 45 डिवाइड हो गया, तो इस 5 को HCF डिवाइजर को, सेम रूल वही चीज है, इसको स्टेटमेंट में हम लिखते जाएंगे, राइट। आप यहाँ कर लो, जिसको नहीं समझ में आता है डायरेक्ट प्रोसेस वो इस तरह करेगा, फिर इसी को हम कैसे लिखेंगे, 45 इज इक्वल टू, आप ऊपर पहले स्टेप में लिख सकते हो, स्टेप फर्स्ट 5 इज लेस देन 45, तो 45 आपका क्या हो जाएगा, डिवाइडेड, आप इसे क्या दे दोगे, ए, ये बी हो जाएगा। आपका फॉर्मूला क्या था, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो बी डिवाइजर हो गया, ये डिवाइडेड, तो यहाँ पर स्टेप 2 में क्या लिखेंगे हम, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो 45 इज इक्वल टू बी की वैल्यू 5 है, तो क्यू की वैल्यू क्वेश्चन कितना आया 9 प्लस रिमाइंडर कितना आया 0। मैंने कहा रिमाइंडर जैसे 0 आएगा, दिस इज व्हाट HCF, दिस इज व्हाट HCF, इसको इस तरह से लिखते हैं HCF ऑफ 5, 45 इज इक्वल टू 5, राइट। Do it. We will do one more question. Okay, so students, we will do one more question of finding HCF. So question is what? Find HCF of 132 and 22, right? 1 minute, इसको आप टर्न कर लो। ओके, सो सॉल्यूशन आप लिखेंगे, तो स्टेप फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, स्टेप फर्स्ट 132 इज ग्रेटर देन 12, छोटा वाला डिवाइजर, बड़ा आपका क्या हो जाएगा डिवाइडेड ए, तो यहाँ से आपका ए इज इक्वल टू, स्टेप 2 में क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो 132 इज इक्वल टू बी की वैल्यू 12 है, इंटू कितना होगा। अब ये चीज़ अगर आपको नहीं आता है डायरेक्ट, तो आप क्या करोगे, 12 132 पूरा प्रोसेस कर लोगे, 12 1 जा 12 1 12 12 1 जा 12, राइट। तो यहाँ पर 11 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 0, रिमाइंडर 0 आ गया, अगेन 12 इज HCF, उस डिवाइजर को क्या कहेंगे HCF। सो HCF ऑफ 132 and 12 इज इक्वल टू